नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। 13 नवंबर ये वो तारीख है जब 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाने वाला है, यानी कि दोनों ही पार्टियां जी जान से आज, चूंकि सिर्फ दिन बचा है प्रचार का, जुटी हुई हैं। और ऐसे में क्या समीकरण है, कौन किस पर भारी है, और जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक समीकरण समझाने के लिए हमारी सहयोगी श्रुति भी जुड़ गई हैं। और आज हमको आपको बताने वाले हैं कि किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है, किसका पलड़ा श्रुति भारी है। तो सातों सीटों से सबसे पहले कुछ फैक्टर्स अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये उपचुनाव क्यों खास होने वाला है। कई मायनों में खास है। एक तो देखिए, सबसे पहले वो जोड़ी, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रुति और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पहली बार ये दोनों जोड़ी एक साथ उपचुनाव के लिए तैयार है। उससे पहले सीपी जोशी हुआ करते थे, तो ये जोड़ी के लिए भी लिटमस टेस्ट है। दूसरा, आरएलपी कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन नहीं है जो लोकसभा में दिखा था, यानी कि अलग अलग सभी पर अपनी अपनी साख बचाने का दाव यहाँ पर लगा हुआ है। श्रुति, क्या समझ में आ रहा है आपको? पहले आपसे कमेंट। क्योंकि 7 सीटों पर 69 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। यहाँ पर जो 69 प्रत्याशी हैं, ना सिर्फ उनकी साख दांव पर लगी है, जबकि यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियों को रीजनल पार्टी से मुकाबला करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन उपचुनाव में टूट चुका है। बीजेपी के पास 7 सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर 3 बार के विधायक रहे अमृतलाल मीणा, जिसको गढ़ मान सकते हैं बीजेपी मानी। उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। एक टफ टास्क तो बीजेपी सामने कि वो अपने गढ़ को बचाना और 6 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार को जिताना। और साथ ही जैसा आपने कहा मनोज जी, लिटमस टेस्ट, क्योंकि संगठन में बदलाव किया गया, नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान संभाली गई और जब मुख्यमंत्री को ये बागडोर दी गई तो कई सारे नामों को पीछे छोड़कर ये बागडोर उनके हाथ में थमाई गई थी। चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सारे नामों की चर्चा हो रही थी जब सीएम की बात आ रही थी। लेकिन बागडोर संभाली गई भजनलाल के हाथों में। लोकसभा का प्रदर्शन जिस तरह से हुआ, 25 में से 11 सीटें हाली, तो ये उपचुनाव एक बहुत बड़ा टास्क है सीएम के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने। और दूसरा ये, श्रुति, क्या ये कहें कि बीजेपी के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, जो कुछ है वो गेन करने के लिए। चूंकि मौजूदा वक्त में अगर हम देखते हैं कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें से सिर्फ एक ही बीजेपी के पास थी, जिसका जिक्र आप पहले ही कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उसका कहना है कि हमारी सीट थी और हम ही लेके जाने वाले हैं, और एक जो सीट बीजेपी के पास थी वो भी हम लेने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस फुल है। बीजेपी, चूंकि जिस तरह से अप्रत्यक्ष हमने जीत देखी है हरियाणा के अंदर, तो क्या लग रहा है कि एक सीट का हम सबसे पहले जीत कर लेते हैं। खींवसर के बारे में सबसे पहले खींवसर इसलिए अहम हो जाता है हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का वो गढ़ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है। अब क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ से हमेशा से जीतते आए हैं, टफ फाइट जरूर ज्योति मिर्धा उन्हें देती रही है चुनाव में, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे वो सांसदी का चुनाव है, और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। ये गढ़ माना जाता है बेनीवाल पार्टी का, बिल्कुल आरएलपी का। तो यहाँ पर देखिए, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पूरा रिसर्च के साथ हम लोग बैठे हैं। जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, पल्ला किसका भारी है। और यहाँ पर श्रुति भी लगातार देखिए आपको अपडेट भी दे रही हैं, चूंकि चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां भी हैं। तो खिवसर में कुल मिलाकर आप एक बार फिर समझ लीजिए कि जो आपने लोकसभा के दौरान इस सीट पर फाइट देखी थी, यानी कि ज्योति मिर्धा के और यहाँ हनुमान बेनीवाल की, कुछ वैसी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और इसीलिए खिमसर का जब ये चुनाव प्रचार होता रहा, तब भी आप देखिए ज्योति मिर्धा उस स्टेज पर नजर भी आई। अब क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ पर चुनावी मैदान पहला चुनाव उनका, हाँ, इनका पहला चुनाव है। हालांकि बहुत कोशिश की थी इन्होंने लोकसभा में कि इनकी पत्नी को टिकट मिल जाए, लेकिन लास्ट दरमियान नहीं मिला और इसलिए गठबंधन से वो खुद लड़े। इंडिया का गठबंधन था, कांग्रेस भी और आरएलपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में है, और वहीं भाजपा की ओर से अब आप सोचिए कि भाजपा ने कितनी सोची समझी रणनीति के तहत प्रत्याशी को उतारा है, क्योंकि भाजपा की ओर से कभी जो हनुमान बेनीवाल के करीबी रहे हैं रेवंत राम डांगा,
उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये टफ फाइट है। नंबर पर थे वो, दूसरे नंबर पे थे और करीबी 2023 के विधानसभा चुनाव में, 2023 में, और रेवंत राम यानी कि डांगा को इस क्लोज बार भी रहे उतारा। हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल को मात दी जा सकती है और बहुत कम अंतर से हनुमान बेनीवाल जीते थे। तो यानी कि टफ फाइट है, हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौती है इस सीट को बरकरार रखने की। ज्योति मिर्धा ने हाल ही में देखिए किस तरीके से समीकरण को बदलना है। जो खीवसर के कांग्रेस के यहाँ पर मौजूदा जिला अध्यक्ष रहे थे पूर्व, उनको यहाँ पर पार्टी में शामिल किया था बीजेपी में। तो कुल मिलाकर किस तरीके से वहां पर सेंधमारी करनी है इसकी कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन जीत किसकी होगी तय करना। क्योंकि ये जो सीट है खीवसर की हम बात कर रहे हैं, वो 3 बार से हनुमान बेनीवाल के पास रही है। पहले भाई के पास उनकी रही, परिवार से कोई ना कोई लड़ता रहा है। मात्र क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि 2049 वोटों से ही रेवंत राम डांगा केवल पीछे थे। तो इस बार अब बीजेपी ने रेवंत राम डांगा और कनिका बेनीवाल और रतन चौधरी इस बार मैदान बात में है कि यहाँ पर देखिए हनुमान बेनीवाल ने मंच से बहुत इमोशनल अपील भी की है कि इस बार आपने साथ नहीं दिया तो समझ लो आरएलपी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कह दिया, यानी कि पूरी तरह से साख दाव पर है। आप ये समझ लीजिए कितनी टफ फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ लें और बात कर लेते हैं झुंझुनू की बात कर रोड की सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है। 84 और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला। तो त्रिकोणीय मुकाबले ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। 3 बार से वो वहाँ पर विधायक रहे हैं, 2 बार से विधायक, 2 बार, हाँ माफ करें, 2 बार से विधायक रहे हैं और इस बार सांसदी बन के, इसलिए ये सीट 84 खाली हुई है। और आप सोचिए कि राजकुमार रोत का ये भी अनुमान लगा रहे हैं, सारे जितने भी राजनीतिक सलाहकार हैं वो उनका यही मानना है कि इस बार 84 जो सीट है वो बीएपी के खाते में ही दर्ज होगी। और देखिए वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, फिर उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे बातचीत नहीं कर रही है तो ठीक है हम अपना ही यहाँ पर प्रत्याशी उतार देते हैं। तो युवा प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है और उनका जो कॉम्पिटिशन है जाहिर तौर पर कांग्रेस के साथ भी होगा। तो कांग्रेस को लग रहा था कि शायद हम इस सीट लेके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बीएपी ने ही बगावत दिखाते हुए अपना यहाँ पर उम्मीदवार उतार दिया है। उधर बीजेपी की तरफ से भी कुल मिलाकर बाबूलाल खड़ारी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी साख यहाँ पर दाव लगी हुई है। जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी में शामिल हुए थे, महेंद्रजीत मालवीय, जो कि यहाँ पर भी उनका काफी दबदबा है, उनकी भी साख दाव पर है। तो बड़े बड़े जो नेता है, जो प्रभारी वहां पर बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनकी भी साख दाव पर लगी हुई है। चलिए 84 के बाद अब रुक कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि 84 के बारे में ये बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक चीज बहुत अच्छे से की, यहाँ जो बागी स्वर निकल रहे थे, चाहे वो नरेश मीणा की तरफ से बीजेपी की तरफ से हो, उन सब पे लगाम लगा बाद शांत हो गए। इधर रघुवीर मीणा भी बताया जा रहा था कि काफी नाराज थे, तो रघुवीर मीणा को भी कांग्रेस ने शांत करा दिया है। तो बाकी तो यहाँ पर खेल नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन मुकाबला जाहिर तौर पर त्रिकोणीय है। तो ऐसे में पूरी तरह से नेक टू नेक फाइट बनी हुई है। अब हम झुंझुनू की बात कर लेते हैं, शेखावटी इलाका झुंझुनू जो कि हॉट सीट कही जा सकती है। श्रुति क्या समीकरण है? इसी वजह से झुंझुनू, क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत सबसे ज्यादा मानी जाती है और इसीलिए झुंझुनू का यमुना समझौता मुख्यमंत्री ने जिक्र किया जाकर, हमारी उपलब्धि ERCP का भी जिक्र किया, यमुना समझौते की प्यास बुझाएगा वो यमुना जल समझौता बुझाएगा। जब आपने देखा कि जब जनसभा आयोजित हुई चुनावी मंच पर, आपको गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर मौजूद दिखे। बिल्कुल उस क्षण को याद दिलाने की जनता के बीच में कोशिश की गई कि यमुना समझौता बीजेपी की सरकार में पॉसिबल हो पाया है। तो समस्याओं से देखिए क्या होता है कि जब उपचुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव जब हम होते हैं तो रीजनल समस्याओं को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, इसलिए रीजनल पार्टीज का दबदबा विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ होती पर सकता है श्रुति। और दूसरा अपने दर्शकों को बता दें कि झुंझुनू जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। आप ये समझ लीजिए 2003 के बाद से यहाँ पर बीजेपी लाख कोशिश करती रही लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई है। और ओला परिवार का यहाँ पर परंपरागत सीट मानी जाती है। ब्रजेंद्र ओला के फादर भी यहाँ से कई बार के विधायक रहे, शायद 4 बार यहाँ पे ब्रजेंद्र ओला भी विधायक रहे और उसके बाद उनके बेटे को ही टिकट दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ओला परिवार की साख यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। अब चलिए सलूम्बर नहीं, इसमें एक चीज और है। चलिए अमित ओला तो है यहाँ पे, त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी है। और दूसरी बात ये, त्रिकोणीय मुकाबला तो है बीजेपी और उसमें त्रिकोणीय मुकाबला क्योंकि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, लाल डायरी आपको याद होगा, राजेंद्र गुढ़ा यहाँ पर आ चुके हैं। और राजेंद्र गुढ़ा का अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जो आज ही न्यूज 18 राजस्थान ने उसको ऑन एयर भी किया कि 10 विधायक 20-30 विधायक बीजेपी के पास है। अब उससे वो क्या कुछ बताना चाहते हैं और उसका इम्पैक्ट जनता के ऊपर क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजेंद्र गुढ़ा की इसमें एंट्री, समर्थन करने वाले नारे का भी ये राजेंद्र गुढ़ा ही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि राजेंद्र गुढ़ा एक तरीके से जो बीजेपी है उसकी प्लान बी है।
अब लेकिन कितना खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का, क्या वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हैं या बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब सलुम्बर सीट का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। श्रुति, सलुम्बर सीट में अमृता मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और यही एकमात्र सीट है सातों में से जो बीजेपी के पास है, क्योंकि 7 सीटों में से 4 सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास थी, एकमात्र सलुम्बर सीट बीजेपी के पास, 2 बार एक से सीट है, एक सीट बीएपी और एक सीट आरएलपी के पास है। 2 बार नहीं 3 बार से ये जीते हैं। हाँ, 2 बार से लगातार 3 बार से ये लगातार विधायक अमृता मीणा बने, और इनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है। सिंपैथी वोट हासिल करने और के लिए इसीलिए सहानुभूति का खेल भी यहाँ पर चुनावी मंच सहानुभूति से कार्ड जिसे देखा कहा गया जाता है, देखा गया तो किया गया यहाँ पर है। शांता देवी जो कि अमृता मीणा की और यहाँ पे भी पत्नी त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, किस तरीके से, जरा ये बताइए ये आपको दर्शकों इसलिए को। क्योंकि बीजेपी से दिवंगत जो विधायक हुए अमृताल मीणा की पत्नी शांता देवी को यहाँ पर उतारा गया है, कांग्रेस की तरफ से रेशमा मीणा को यहाँ पर उतारा गया है, और बीएपी ने अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेश कुमार कटारा को यहाँ पर मैदान में उतार दिया है। बीएपी ने 2 तो सीटों से पिछली बार जो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी यहाँ उतारे। जीती थी, लेकिन कांग्रेस और उसके बाद बीएपी की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छे वोट वो लेकर आई थी, और ऐसे में ये जो टक्कर है वो काफी ज्यादा टफ मानी जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला इस हिसाब से यहाँ पर है, तो अब तो देखना कुल होगा मिलाकर रघुवीर मीणा की जो प्रतिष्ठा है वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। और क्योंकि सलूम्बर सीट की रघुवीर अगर मीणा बात एक करते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस लीडर माने जाते हैं, उनको पता है कि जनता को किस तरह से मोड आउट करना है, जातीय समीकरण में फिट बैठे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, सलुम्बर में जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएपी की तरफ से हो, उन्होंने जातीय समीकरण को साधा है। अब यहाँ पर अगर वोटर्स बटते हैं तो एक क्या पूरा खासा एक वोटर्स का जो तब्दीली होती है वो एक पार्टी की तरफ होती है, या वोटर्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो मीणा जो समुदाय है वो काफी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावी एक्टिव है। है। और एक और सीट है जहाँ पर मीणा समुदाय प्रभारी है, वो है देवली उनियारा सीट। बिल्कुल। और यहाँ का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, या यूं कहें कि सचिन पायलट की साख देवली उनियारा सीट पर लगी हुई है दांव पर। यहाँ से हरीश मीणा सांसद बने और इसके बाद ये सीट खाली हुई, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे माना जाता है कि कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था, जिसमें सचिन पायलट की भी बड़ी भूमिका रही थी। इसके साथ साथ जो यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस की ओर से केसी मूड़ा, हाँ, कस्तूर चंद मीणा की नया बात है। फेस यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस इसका की तरफ शॉर्ट से। फॉर्म वही है केसी मीणा, आप उसको कस्तूर चंद मीणा कहिए, केसी मीणा कहिए, इस वजह से। लेकिन हालांकि यहाँ वो पर कह रहे भी सचिन पायलट का आशीर्वाद मेरे पास है, हरीश मीणा का मेरे पास आशीर्वाद है, और यहाँ पर हम जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये टफ फाइट है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में है। नरेश मीणा ने, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन नामांकन उन्होंने वापस ले लिया था, तो यहाँ पे देवली उनियारा में भी माना जा रहा था कि बहुत टफ फाइट है। लेकिन ये 2 बार से सीट लगातार, ये बता दें, कांग्रेस तक जाती रही है, क्योंकि हरीश मीणा 2 बार के विधायक रहे हैं और उन्हीं के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो कुल मिलाकर केसी मीणा वर्सेस यहाँ पर राजेंद्र गुर्जर, बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गुर्जर इस बार चुनावी मैदान में है। और आपने देखा कि राजेंद्र गुर्जर के फेवर में देवली उनियारा में सीएम ने यहाँ पर जनसभा को संबोधित भी किया। हालांकि आपको ये सीएम का संबोधन ऑलमोस्ट सारे ही जगह पे देखने को मिला, क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना जरूरी होता है। देवली उनियारा में यहाँ पे मीणा और गुर्जर समाज काफी सबसे ज्यादा हावी है, और गुर्जर समाज में बताया जाता है कि यहाँ पर 2023 में भी काफी हद तक कोशिश थी बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करने की, लेकिन चूंकि आरएलपी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिया गया था, तो गुर्जर समाज में एक सेंधमारी हो गई थी, बढ़ गया था, इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंडिडेट पीछे रह गया था। लेकिन बीजेपी अब इसलिए राजेंद्र गुर्जर को उम्मीद है कि हमने गुर्जर समाज अब इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आरएलपी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। बहरहाल अब 13 नवंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जनता जनार्दन किसके साथ है तय हो जाएगा, लेकिन मुकाबला बेहद की हम बात करते हैं। दौसा सबसे ज्यादा हॉट सीट। दौसा में आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करते आए, सिर्फ एक ही वही सीट है जहां पर कल, यानी कि कल बीते दिन 10 तारीख को रोड शो किया। प्रदेश अध्यक्ष उस गाड़ी पे मौजूद, जगमोहन मीणा मौजूद, डॉक्टर किरोड़ी लाल। दौसा सीट ऐसी कि महाराष्ट्र विधानसभा जहां 288 सीट है, वहां का बागडोर सचिन पायलट को दिया गया, लेकिन सचिन पायलट वहां के चुनाव प्रचार प्रसार को छोड़कर उनको दौसा आना पड़ा। बाइक रैली निकाली गई, डांस की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, साफा पहनाना, पगड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, दोनों सब कुछ किया गया। डांस वायरल ना सिर्फ सचिन पायलट का हुआ, उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा का भी डांस खूब, और वहां किरोड़ी लाल मीणा तो मंजीरा बजाते हुए डांस करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ना सिर्फ डांस के लिए ये बल्कि वो किरोड़ी लाल मीणा तो भिक्षाम देही तक पहुंच गए। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने उस पर तंज भी कसा, लेकिन आप देखिए कि वो सीट कितनी इंपॉर्टेंट है। हालांकि दौसा को लेकर उन्होंने जो टीचर्स के ट्रांसफर की बात हो रही थी वो रुकवा दिया, मेन फोकस था दौसा का।
बाकी लेकिन उसके वो बाद मुद्दा जैसे उनके चुनावी भाई भी बना और उस पर बवाल भी, विवाद भी हुआ था। इसीलिए क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस, उन्होंने कहा कि इसीलिए इतना सारा काम कुछ किया गया है आरएस ताकि भाई अधिकारी को रहे उतारा जगमोहन मीणा के प्रोफाइल हाँ। के बारे में बता दें, और सभी जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं, पहला उनका चुनाव है और किरोड़ी लाल मीणा की कोशिश पहले भी थी कि उनको मिले, लेकिन अब जाके मुमकिन हो पाया है। तो देखिए, जो आपने लोकसभा चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखा था, यहाँ पर सचिन पायलट की साख और किरोड़ी लाल मीणा की साख थी, दो वरिष्ठ बिल्कुल, नेताओं की यहाँ साख बिल्कुल है। एक बार फिर वही डीसी स्थिति बैरवा, इस वक्त क्योंकि बनी हुई है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से डीसी बैरवा जरूर मैदान में है और बीजेपी की तरफ से जरूर किरोड़ी लेकिन लाल लड़ मीणा कौन के रहा है? भाई जगमोहन, लेकिन लड़ाई यहाँ पर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में है, और इसीलिए सबसे हॉट सीट मानी। इसीलिए सीएम को यहाँ पर रोड शो करना पड़ा ताकि उसके फेवर में वो कंडीशंस आ पाए दौसा की बीजेपी के फेवर में। हालांकि 2 बार से कांग्रेस के कब्जे वाली ये सीट रही है, तो ये कुल दौसा। मिलाकर राजनीतिक पंडितों को लेकिन बड़ा मुश्किल दिख रहा है कि दौसा में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, अभी प्रिडिक्शन करना, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से फाइट टफ बनी हुई है। अब रामगढ़ एकमात्र सीट बची है जो कि मुस्लिम वाली सीट है, और ये इसका जिक्र कर लेते सहानुभूति हैं। का भी सीट, सबसे पहले तो रामगढ़ सीट सहानुभूति कैसे, की क्यों हो सीट रही है, है ये बता दीजिए। क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर जुबैर खान के बेटे को उतारा गया है। जुबैर कांग्रेस के खान विधायक जो कि जुबैर खान विधायक की थे यहाँ और पर निधन हो काफी गया था। अच्छे एक्टिव लीडर्स थे। बड़ा उनका लीडर। जो व्यवहार था वो बहुत सामाजिक था, और उनका जब निधन हुआ तो आपने देखा हजारों की हुजूम में लोगों का तादाद उड़ा, और हार्ट अटैक से उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, इस वजह से वो बीमार थे और उसके बाद से उनका अपने फार्म हाउस पे निधन हो गया था। बेटे को यहाँ पर उतारा गया है, सहानुभूति का वो वोट है। और यहाँ पर आप देखिए कि रामगढ़ सीट पर अब ये देखना होगा कि सहानुभूति के नजरिए से यहाँ पर वोटर्स देखते हैं जुबैर खान के बेटे को, या फिर यहाँ पर अपने अपने मुद्दे के हिसाब से वोट कास्ट किया जाता है। और जाहिर तौर पर चूंकि ये गढ़ भी रहा है जुबैर खान का, और मुस्लिम बाहुल सीट है, और इसीलिए एक बार फिर यहाँ पर मुस्लिम चेहरा ही आगे किया गया है जुबैर खान के बेटे आर्यन खान को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो साख बीजेपी की दाव लगी है, उसके लिए आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव है। ये उनका भी इलाका है, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। जो प्रभारी बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं उनकी भी साख दाव पर लगी हुई है। तो ये तमाम समीकरण हमने आपको बताए हैं, कौन किससे आगे चल रहा है हमने आपको बताया, कौन कौन सी हॉट सीट है हमने आपको बताया। और आज शाम 6 बजे, जी हाँ, एकदम जैसे ही घड़ी में 6 की सुई यहाँ पर बजेगी और उसके बाद प्रचार थम जाना है। अच्छा, और एक चीज उसके और मैं बाद- ऐड करना चाहूंगी मैम, क्योंकि रामगढ़ सीट की हम बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। जुबैर खान के बेटे को यहाँ पर उतारा गया है, आर्यन को। और ये भी एक मामला है क्योंकि यहाँ पर जैसे भूपेंद्र यादव को आपने बोला, यहाँ पर चुनावी जनसभा करने के लिए आए, मंच पर मौजूद रहे। इस हिसाब से केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री, राजस्थान में राज्य मंत्री रह चुके हैं संजय शर्मा, और वन मंत्री अभी है उनकी भी साख दांव पर है, वहाँ यहाँ पर। उनकी साख दांव पर लगी है। जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम काफी जूली, दिनों से थोड़ा सा इन sideline सब भी के थे, लेकिन अब इस बार फिर active टीकाराम हैं। जूली, इनको भी इनकी कांग्रेस की तरफ से ये दो ऐसे मेन जो नेता हैं, टीकाराम जूली हुआ या भंवर जितेंद्र सिंह, इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है इस सीट को बचाने के। इसलिए आप ये सोचिए कि इसीलिए इन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के बीच में तो टफ फाइट होता ही है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता ही है कि उनको उतरना। अच्छा, जुबैर खान क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, युवा चेहरा है, ये भी बड़ी बात है, और पिता के मृत्यु के बाद उनको ये सीट मिली है। उन्होंने यही कहा है कि मैं अपने पिता के कामों को आगे लेकर जाऊंगा। बहरहाल मुद्दों के बीच यहाँ पर जाहिर तौर पर जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है मैम, जातीय समीकरण से ज्यादा, क्योंकि राजस्थान की जनता का मिजाज हर साल बदलता रहा है 5 साल के बाद। अब उपचुनाव में यही मिजाज जनता का रहता है या नहीं? अच्छा, मिजाज की ये अगर भी, आपने बात की तो मैं अपने दर्शकों को बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जब जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार हुई है और उसके दौरान जब उपचुनाव हुए हैं तो यहाँ पर लीड कांग्रेस ने किया है। लेकिन अब जाहिर तौर पर हरियाणा में आपने देखा अप्रत्याशित जीत यहाँ पर बीजेपी की हुई। तमाम राजनीतिक पंडित, एग्जिट पोल, सबके प्रेडिक्शन यहाँ पर फेल हो गए। तो इसलिए कह पाना बहुत मुश्किल है श्रुति कि क्या कुछ होने वाला है। और इसीलिए हमें इंतजार लेकिन करना इसका होगा। मतलब ये है कि जिसकी मौजूदा सरकार होती है, चुनाव में अपोजिशन की जीत होती है, तो यहाँ बीजेपी की अगर सरकार है, अगर आप ये सोच रहे हैं कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा कहीं कमजोर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट सोच समझ के उतारे जाते हैं। और जिस तरह कांग्रेस कह रही, देखिए बीजेपी ये कह रही है कि 10
महीने सरकार को हो गए, चुनावी वादे जितने किए थे उसमें 50% हमने वादे पूरे किए। पेपर लीक सिस्टम पर हमने 200 लोगों को जेल में डाला, 200 लोगों को लेकिन इन बीच में जहां पर वो कह रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर 200 लोगों को जेल में डाला, तमाम काम किए जैसा आपने और बताया ERCP और इन सब को लेकर, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पीछे नहीं छूटी। उन्होंने कहा कि सड़क, पानी, बिजली, किसान के लिए उत्पादन, DPR के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, उसके लिए उनको खाद नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपने किया क्या। तो अब देखना यही होगा कि अपने मुद्दे उनके हावी होते हैं। 10 महीने बीत चुके हैं, सरकार अगर उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार उनके लिए सही है, काम कर रही है, हाँ, तो यहाँ पर मोहर लगेगी, सोची समझिए पढ़ी लिखी है, हाँ, उसके हिसाब से ही वो तो देखना होगा किन मुद्दों पर जनता मोहर लगाती है, किसका साथ देती है, क्योंकि हमें इंतजार करना होगा 13 नवंबर को। 69 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, 13 तारीख को सीट पर अगर उपचुनाव हो रहा है तो आप लोग भी जरूर वोट कास्ट कीजिए और समय निकालकर अपना जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो जरूर उसका पालन राष्ट्र के नाम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही देखना होगा कि जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो क्या जो पिछले रहा है 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस, 1 BAP, 1 RLP और 1 BJP, या समीकरण बदलते हैं वोटर्स के मिजाज बदलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ ही आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।